सर पेज नंबर प्रॉब्लम्स पेज नंबर 6 में नहीं। पेज नंबर क्या बताया आपने? पेज नंबर सर इसमें नहीं है। पेज नंबर 6 कोई बात नहीं। पेज नंबर 6 खोल लेंगे सब। जी बताइए पेज नंबर 6 पे कौन सा? सर हाई थिंकिंग वाले में है इधर, तो हाई थिंकिंग प्रॉब्लम्स करके है ना वो। देखते हैं सर। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 सर। क्वेश्चन नंबर 4 डेरिवेटिव से रिलेटेड है इसलिए नहीं आया आपको, फिर भी हमने आपको देखो थ्योरी में तो बताया ये डेरिवेटिव क्या होता है, फ्यूचर को बोलते हैं। डेरिवेटिव डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट, याद कर लीजिए उसकी जैसे अगर मान लीजिए आप फ्यूचर खरीद रहे हैं निफ्टी का, तो निफ्टी फ्यूचर की वैल्यू कहां से निकलेगी? निफ्टी की वैल्यू से। अगर निफ्टी ऊपर जाएगी तो निफ्टी का फ्यूचर भी ऊपर जाएगा, निफ्टी नीचे जाएगी तो निफ्टी का फ्यूचर भी नीचे जाएगा। तो मतलब कोई भी डेरिवेटिव अपनी वैल्यू कहां से निकालता है? अपने ही अंडरलाइंग एसेट से। इसको बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट, ये आपने याद करना और इंपॉर्टेंट है। एन अंडरलाइंग एसेट और अंडरलाइंग एसेट को बोलते हैं, नोट कीजिए। और बेंचमार्क का मतलब होता है, मान लीजिए आपने कोई म्यूचुअल फंड को डेरिवेटिव खरीद लिया तो उसे कहां से निकलेगी? उसके बेंचमार्क से। बेंचमार्क का मतलब होता है सेम चीज, मतलब जैसे आपने बैंक खरीदा है तो बैंक निफ्टी, अगर आपने इन्फोसिस खरीदा है तो आईटी सेक्टर। बेंचमार्क मतलब उसके जैसा कोई दूसरा चीज। बेंचमार्क मतलब जिससे हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकें, कंपेयर कर सकें, ऐसे। जी सर। और कोई क्वेरी बताइए सर। ये स्टॉक और डेरिवेटिव क्या डिफरेंस है दोनों में से? सर। स्टॉक मतलब कैश में और डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर में। और कोई क्वेरी? सर एक डाउट है मेरा कि क्वेश्चन नंबर 58 है। 58? हाँ सर। पेज नंबर बताइए। मैं स्क्रीनशॉट लिया हूँ सर। जो 100 क्वेश्चंस है ना सर, उसमें क्या आ गया था? सिर्फ यही था सर। AS3 मतलब क्या है उसमें? फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या, AS3 में क्या फर्क है और रेगुलर में कुछ डिफरेंस है क्या? ये वाला? हाँ सर। देखिए डिविडेंड, हाँ AS3 के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखता है। AS का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जितने भी रूल्स अकाउंट से रिलेटेड लिखे होते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखे होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। पेपर में आ सकता है। AS कौन इशू करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI। ठीक है, अकाउंट्स के रूल लिखे रहते हैं इसके अंदर। तो AS3 का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनेगा, ये सारे रूल कहाँ लिखे हुए हैं? AS3 में। और वो मैंने आपको सिखा दिया है। वो क्या है भाई? ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के लिए नेट प्रॉफिट में नॉन कैश एक्सपेंडिचर ऐड करने हैं, नॉन कैश इनकम को लेस करना है, इंटरेस्ट पेड इंटरेस्ट रिसीव को ऐड लेस करना है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को भी एडजस्ट करना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी करते समय जो इंटरेस्ट पे किया उसे लेस करना है, इशू ऑफ शेयर किया होगा तो उसे करना है, रिडीम करे होंगे लोन पे किया होगा तो उसे लेस करना है क्योंकि पैसा जाएगा।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स एसेट सेल की होगी तो पैसा आ रहा है, ऐड करना है। फिक्स एसेट खरीदी होगी तो पैसा जा रहा है, लेस करना है। फिक्स एसेट पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो ऐड करना है, ये सब चीजें। तो ये में लिखा हुआ है। अब आपके क्वेश्चन को देखते हैं। वो कह रहा है डिविडेंड 40,000, कह रहा है कहाँ जाएगा एज पर AS3। चलिए आप बताइए डिविडेंड पेड कहाँ जाएगा। डिविडेंड पेड वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सर डिविडेंड पे किया है इस बार, फाइनेंशियल फाइनेंसिंग में जाएगा। देखिए डिविडेंड पेड जाएगा फाइनेंसिंग में, तो बस ये है इसका आंसर। अब ये दो जगह जाता है, आपको तो पता ही है डिविडेंड पेड और कहाँ जाता है, फाइनेंसिंग में जाके लेस हो जाता है। और कहाँ जाता है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग यही होगा। सर इन्वेस्टिंग में नहीं जाएगा, डिविडेंड पेड है। डिविडेंड किस चीज पे पे करोगे आप, डिविडेंड पे करोगे इक्विटी शेयर पे, प्रेफरेंस शेयर पे। तो आपने शेयर्स पे डिविडेंड दिया, वो फाइनेंसिंग में जाके लेस होगा क्योंकि हमारे हाथ से पैसा जा रहा है। और कहाँ जाता है ये, सर यही मतलब सिर्फ कैश फ्लो का ही, बाकी सब सही है सर। कैश फ्लो में ही थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि मेरा अकाउंट्स का समझिए ये दो जगह जाता है, एक फाइनेंसिंग में लेस होता है और एक मैंने बताया था इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। ये दोनों जगह दो चीजें होती है। अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड पे किया होगा तो फाइनेंसिंग में जाके लेस होगा, और इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव किया होगा तो इन्वेस्टिंग में जाके ऐड हो जाएगा। और साथ के साथ इनका उल्टा एक एडजस्टमेंट भी होता है, वो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी दो मेथड में जाती है, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट। ये जो मैं ये एड बैक वाला फॉर्मूला बता रहा हूँ ना आपको, ये इनडायरेक्ट मेथड है कि चीज ऐड होनी चाहिए तो लेस होनी चाहिए तो ऐड कर दो। अभी जो इनडायरेक्ट मेथड होता है ये AS3 में नहीं लिखा हुआ है। AS3 कहता है कि डायरेक्ट मेथड से करो सारा काम, लेकिन डायरेक्ट मेथड करना तब डायरेक्ट से कर पाएंगे जब हमारे पास कैश बनाकर दे रखा हो। अगर हमारे को PL अकाउंट बनाकर दे रखा होता है तो फिर हमें करना पड़ता है इनडायरेक्ट मेथड से। तो इसलिए वहां पर वो वाला आंसर नहीं दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला, इसका आंसर हमने फाइनेंसिंग दिया है। बात समझ में आई। अल्टीमेटली डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, तो फाइनेंसिंग में ही जाएगा। हालांकि दो जगह जाता है, फाइनेंसिंग में लेस भी होता है और ऑपरेटिंग ऐड भी होगा, लेकिन ऑपरेटिंग में ऐड ये सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड में होगा, डायरेक्ट मेथड में नहीं आता ये। ओके, इसका आंसर फाइनेंसिंग वाला ही देना है। और कोई क्वेरी? नहीं सर, यही कंफ्यूजन है, बाकी सब सही है। 23 का जी बताइए। राम है क्वेरी है 23 का, क्वेश्चन नंबर 33 आ जाइए। इसी का 33 23 से 23 पे आ जाइए साहब। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ओपनिंग देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं मैं यहाँ पर। स्टॉक इधर आता है 60,000, परचेजेस 1,50,000, सेल इधर सबको पता है इधर आता है 2,80,000। ग्रॉस प्रॉफिट 30% ऑन सेल ही होता है, जब कुछ ना गिवन हो तो ऑन सेल ही मानते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक बताओ, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर अपने आप आ जाएगा, पता नहीं हमें कितना है। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे, 30% ऑफ 2,80,000 बताओ कितना होगा। 84। अब क्लोजिंग स्टॉक बताओ कितना आया। मेरे हिसाब से तो 14,000 आ रहा होगा शायद, या कुछ और इन दिनों का टोटल माइनस सेल्स। हाँ, कितना आ रहा है ये? 294 सही लिखा गया मैंने, 60 हाँ सर 294 हो गया। 280 तो 14,000 आना चाहिए इसका आंसर। तो गलत लगता है। ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर डाला 30% ऑफ 2,80,000 स्टॉक गिविंग 14,000 बराबर सर। 84 ही आएगा। नहीं, उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन मार्क में ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर दिया सर इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा 14,000 सही है सर। सही तो है, ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। हाँ, ऑप्शन में आंसर नहीं है लेकिन क्वेश्चन सही है। ठीक है, पेपर में भी ऐसा हो सकता है, फिर क्या करोगे? जी सर, फिर तो सर गलत ही हो जाएगा वो क्वेश्चन, क्योंकि वो छोड़ कर आना है, वो क्वेश्चन छोड़ के आना है। हाँ ऐसा होता है और पेपर में भी। बिल्कुल सर, क्योंकि और जो सिस्टम में मैंने ये बुक जो आपकी बनाई है ना, इसमें AI का सहारा लिया है थोड़ा सा। अब ये गलतियां AI से ही होती हैं।
और जो पेपर बनता है ना आपका, वो भी एआई से ही बनता है, तो उसमें भी गलतियां हो सकती है। तो ये है। चलिए, और कोई क्वेरी किसी की? क्वेश्चन तो ठीक था, आंसर नीचे गिवन था, समझ में आ गया सर? जी सर। नेक्स्ट क्वेरी किसी की? किसी की कोई क्वेरी नहीं है? नेक्स्ट लेसन पे चलें। चैप्टर नंबर 2 खोल लीजिए। फर्स्ट सबको अच्छे से समझ में आ गया है और किसी की कोई क्वेरी नहीं है। तो हमने कहा था कि अब फर्स्ट चैप्टर का होगा टेस्ट, तो मंडे को आपको फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट दे दे। यस सर। हाँ जी सर। वरना देखो सजेशन, चलिए, मैं कोशिश करूंगा मंडे तक आपको टेस्ट मिल जाए। आप अपनी तैयारी इन 2 दिन में कर लीजिएगा फर्स्ट चैप्टर की न्यूमेरिकल्स। सेकंड चैप्टर ओके सर। चलते हैं। सेकंड चैप्टर जिसने भी प्रिंट ना किया हो वो खाली सेकंड चैप्टर को प्रिंट कर ले। इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज मार्केट, इसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा दिया है आपको। सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा दिया? शेयर्स का मतलब बता दिया, सिक्योरिटी का मतलब बता दिया, क्या क्या कवर है उसके अंदर, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी बता दी, थ्योरी पार्ट है पूरा। और REI ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बता दिया आपको, ट्रस्ट बता दिया, IPO वगैरह बताना है। कहां तक पढ़ा दिया था कल? सर आईपीओ नहीं पढ़ाया था, आईपीओ से पहले तक। स्ट्रक्चर ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट पढ़ाना है यार, यहां तक पढ़ा दिया था। सिक्योरिटी मार्केट में भी 2 चीजें होती हैं, उन दोनों के बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, थ्योरी आना बहुत जरूरी है, बिना थ्योरी के आपकी नॉलेज पूरी नहीं हो सकती, इसलिए ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, द सिक्योरिटी मार्केट इज स्ट्रक्चर्ड इनटू डिफरेंट सेगमेंट, फैसिलिटेट कैपिटल रेजिंग, जिससे कि आप कैपिटल रेज कर पाओ। कैपिटल रेजिंग मतलब नए शेयर इशू करके पैसे अगर आपको चाहिए उसे बोलते हैं कैपिटल रेजिंग। मार्केट से कैपिटल उठाने को बोलते हैं कैपिटल रेजिंग। और वो कैसे होती है? मार्केट में अपने शेयर बेचकर। और अपने मार्केट में शेयर बेचने का एक तरीका IPO ही नहीं होता, और भी होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो आपको धीरे धीरे सिखाएंगे। तो किस चीज के लिए काम करते हैं सिक्योरिटी मार्केट? एक तो आप कैपिटल रेज कर पाए इसलिए, ट्रेडिंग के लिए, और रिस्क मैनेज हेज करने के लिए भी काम आती है सिक्योरिटी मार्केट। इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 तरह की होती है मार्केट, एक तो प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। और इस प्राइमरी मार्केट के भी फिर एडिशनल सेगमेंट होते हैं और सेकेंडरी मार्केट के भी फिर एडिशनल सेगमेंट होते हैं। तो पहले प्राइमरी मार्केट के बारे में सुन लेते हैं, और इसे NIM निम भी बोलते हैं। निम मतलब न्यू इशू मार्केट, न्यू इशू मार्केट। प्राइमरी मार्केट का ही नाम है निम। निम मतलब न्यू इशू मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो जहां पर आप फर्स्ट टाइम इशू करोगे। कंपनी इशू न्यू सिक्योरिटी टू रेज कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम, इन्वेस्टर बाय डायरेक्टली फ्रॉम द इश्यूअर, कंपनी या गवर्नमेंट से। जब कंपनी पहली बार अपना शेयर बेचती है तो उसे हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर, अगर वो पब्लिक को बेचे तो। और जब वो पहली बार किसी डायरेक्ट इन्वेस्टर को बेच देती है तो वो भी पहली बार ही बेच रही है। तो जब पहली बार पब्लिक को बेचेगी तो वो IPO है। लेकिन डायरेक्टली कोई मुझे कह दे नहीं कंपनी आके, गुप्ता जी आप खरीद लो मुझसे 1 करोड़ के शेयर और मैं खरीद लूं, तो उसे हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट। अगर हम प्राइवेटली किसी एक ही बंदे को ऑफर करें, भैया आप खरीद लो, और वो खरीद ले, तो उसे बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। और अगर हम बहुत बड़ी पब्लिक को ऑफर करें और कहे भैया खरीद लो, तो उसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO। पेपर में आ सकता है। IPO हो या IPO के केस में आप जो पैसा देते हैं वो डायरेक्ट कंपनी को मिलता है, चाहे तो कंपनी को भी दे सकते हो। अब IPO 2 तरह के बंदे ला सकते हैं, या तो डायरेक्टली कंपनी ला सकती है या उसके प्रमोटर या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ला सकते हैं। अब अगर प्रमोटर ने लाया होगा कंपनी की तरफ से तो कंपनी के शेयर आपको मिल जाएंगे और आपका पैसा कंपनी के पास जाएगा, उस पैसे से कंपनी बिजनेस करेगी। तो इसे बोलते हैं IPO फॉर एक्सपेंशन, कि हमारे को कंपनी को और पैसे की जरूरत थी इसलिए उसने IPO लाया और अपने जो पहले से 10 करोड़ शेयर थे उसमें 1 करोड़ शेयर और बढ़ा के
11 करोड़ शेयर कर लिए जिससे कि वो पैसा मिलेगा कंपनी को। दूसरा तरीका क्या है, जो कंपनी के पास पहले से 10 करोड़ शेयर थे उसमें से 5 करोड़ शेयर मान लो मेरे पास थे, मैं प्रमोटर हूं, मैं अपना हिस्सा बेचना चाह रहा हूं, 5 करोड़ शेयर में से मैं 2.5 करोड़ शेयर मार्केट में बेचना चाह रहा हूं। तो अब जो पैसा आएगा वो कंपनी को नहीं मिलेगा, वो मिलेगा मुझे, क्योंकि शेयर मेरे वाले दिए हैं मैंने आपको। उसे भी आईपीओ बोलते हैं। तो इसका मतलब आईपीओ हो गया दो तरीके का, एक आईपीओ वो जिसमें आपका पैसा कंपनी को मिलता है, दूसरा आईपीओ वो जिसमें आपका पैसा किसी दूसरे बंदे को मिल जाता है, इन्वेस्टर को मिल जाता है। हो सकता है उसने वो शेयर कम रेट में लियो, आपको ज्यादा में भेड़ के चला जाए। तो आईपीओ में पैसा लगाने से पहले ये भी चेक कर लेना चाहिए ये पैसा इन्वेस्टर के पास जाएगा या कंपनी के पास जाएगा। किसी को कोई क्वेरी हो आईपीओ में तो बताइए। सबको क्लियर? वेरी गुड। बोलिए। ऑफर फॉर सेल बोलते हैं। ऑफर फॉर सेल? हाँ वही तो, वो जो प्राइवेट इन्वेस्टर, आप सुनिए, प्लेसमेंट इन्वेस्टर बेच गया तो। सर अगर किसी कंपनी ने पहली मार्केट में कदम रखा है, पहली बार वो पब्लिक को शेयर दे रही है, तो चाहे वो प्रमोटर बेचे और चाहे कंपनी बेचे, वो है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब उस कंपनी ने एक बार ला दिया, अब वो जितनी बार शेयर बेचेगी तो ऑफर फॉर सेल। पहली बार जब बेच रही थी तो वो आईपीओ है, अगली बार जब बेचेगी तो वो आईपीओ थोड़ी होगा, अब तो ऑफर फॉर सेल होगा। क्लियर? मतलब सर कोई इन्वेस्टर अपना हिस्सा बेच के एग्जिट करना चाह रहा है कि चलो, तो वो अपना ऐसे बेच देगा। अगर वो कंपनी में पहली बार ही मार्केट में गई है, पहली बार वो पब्लिक को दे रही है शेयर, तो उसे आईपीओ बोल लेंगे। अब मान लो एक रिलायंस कंपनी का शेयर पहले से मार्केट में है, अब मान लीजिए कि कोई बड़ा शेयर होल्डर है, वो अपने शेयर बेचना चाहता है, तो उसके दो तरीके हैं, तो प्राइवेट प्लेसमेंट से बेच दे, और अगर उसे प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए कोई बंदा नहीं मिल रहा है तो वो सेबी से अनुमति लेके इसका पब्लिक ऑफर भी ला सकता है, लेकिन उस पब्लिक ऑफर को क्या बोलेंगे? ऑफर फॉर सेल। वेरी क्लियर? आईपीओ और ओएफएस में डिफरेंस आ गया समझ में? यस सर। जब पहली बार भेजा जाए तो आईपीओ, पहली बार के बाद जितनी बार भी आप पब्लिक ऑफरिंग करोगे उसे ऑफर फॉर सेल बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और समझ में आएगा। आईपीओ की फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्स्ट टाइम इशुएंस ऑफ कंपनी शेयर, तो इसे आईपीओ बोल देंगे। फिर आता है एफपीओ, मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। जब पहली बार इशू किया था तो वो आईपीओ था, उसके बाद जितनी बार भी इशू करोगे वो एफपीओ है, जिसे हम ऑफर फॉर सेल भी बोलते हैं और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग भी बोलते हैं, दोनों एक ही है। ओएफएस भी बोलते हैं इसे और एफपीओ भी बोलते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? सिक्योरिटी सोल्ड टू सिलेक्टेड इन्वेस्टर। किसी भी एक कंपनी को जाके बेच दिया, एचडीएफसी बैंक को बेच दिया, मिराई एसेट म्यूचुअल फंड को बेच दिया, किसी भी एक इंस्टीट्यूशन को आप अपने बहुत ज्यादा शेयर बेच देते हैं, तो उसमें क्योंकि आपने प्राइवेटली एक ही बंदे को बेचा है तो इसलिए उसे बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। इसके बाद है सर राइट शेयर। राइट शेयर कौन से होते हैं? जो आपके पहले से शेयर होल्डर होते हैं, आप उन्हीं को कहते हो भाई जिसके पास मेरे पहले से शेयर होल्डर हैं, जो मैं उन्हीं को अपना शेयर दूंगा और थोड़े डिस्काउंटेड रेट पे दूंगा, उसको बोलते हैं राइट शेयर। यहां तक किसी को कोई क्वेरी हो तो हैंड रेस कीजिए। सूर्यवंशी जी आप अपनी क्वेरी बोलिए। हैंड रेस करके सूर्यवंशी चले गए। इसके बाद नरसिम्हा जी आप अपनी क्वेरी बोलिए। सर अभी जब आईपीओ के बाद भी ये लोग एक्स्ट्रा शेयर्स इश्यू करते हैं ना, कि वो ऑफर फॉर सेल में होता है या राइट्स इश्यू में होता है? सर राइट इशू का मतलब ये होता है जिसमें साफ साफ कह दिया जाता है कि शेयर हम उसी को देंगे जिसके पास पहले से शेयर है, और उसमें ये भी बताया जाता है कितने शेयर वालों को कितने मिलेंगे। राइट शेयर इस तरीके से आता है, जिसके पास हमारी कंपनी के 5 शेयर है वो एक शेयर खरीद सकता है, लेकिन शेयर का रेट है मार्केट में 200 रुपए, वो दे देंगे 150 में आपको। मतलब वो थोड़े से डिस्काउंट, एक तरह से बोनस या डिविडेंड देने की जगह वो राइट शेयर में, तो वो हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही दिया जाता है। तो जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इस वाले लिमिट के साथ कि भाई जिसके पास होंगे उसे ही मिलेगा, जब इशू किए जाएंगे तो उसे राइट शेयर बोला जाएगा। ओके, ठीक, जिसकी कोई सॉल्व होती रहे वो हैंड डाउन करता जाए। मतलब उसमें एक्स्ट्रा आईपीओ में लिखा रहता है ना ऑफर फॉर सेल। जब आपको टाइम दिया गया था बोलने का तो आप प्रेजेंट नहीं थे, अभी दोबारा टाइम दिया जाएगा। अभी किसी की क्वेरी चल रही है, इसके बाद
जी कुछ पूछ रहे थे सर, बोलिए आप। हाँ सर, मतलब उसमें एक्स्ट्रा शेयर्स इशू होगा तो शेयर्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स हाँ, ऑफ द नंबर कंपनी ऑफ इंक्रीज शेयर होगा। कंपनी में बढ़ जाएंगे और ये वाला पैसा कंपनी को मिलता है। ओके जी, ओके। इसके बाद सुंदर जी आप अपनी क्वेरी पूछिए। सर जैसे आपका ये नॉर्मल जैसे आपका बोनस ये आपका डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो एक रिकॉर्ड डेट रहता है, तो राइट्स जो शेयर होता है उसके लिए भी रिकॉर्ड डेट रहता है क्या सर? बिल्कुल सर, कोई भी कॉर्पोरेट इवेंट होएगा तो उसकी रिकॉर्ड डेट जरूर होती है। अच्छा रामू जी आपकी ठीक। क्वेरी बोलिए। सर बस ये पूछना था, जैसे कंपनी ने राइट इशू करा अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, और उसमें शेयर होल्डर का फायदा ये होता है कि उसको डिस्काउंटेड रेट में मिल जाता है, ठीक है? तो कंपनी का भी इसमें ये फायदा है ना सर कि उनकी आईपीओ में इशू करने की कॉस्ट बच गई, दोबारा से उसको मर्चेंट बैंकर हायर करना, फिर वो आगे सेम प्रोसेस फॉलो करना है, यही होता है ना सर उसका फायदा कि कंपनी को थोड़े और पैसे की जरूरत है तो वो कहते हैं ठीक है भाई आप 1 करोड़ शेयर और राइट इशू कर देते हैं जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, तो इससे हमें जो पैसा चाहिए वो भी मिल जाएगा और शेयर होल्डर का फायदा ये है कि वो उसको डिस्काउंटेड रेट में मिल जाएगा। अगर वो नहीं भी खरीदेगा तो फिर उसका एवरेज नीचे आ जाएगा, यही है ना सर? नहीं भी खरीदेगा तो एवरेज कैसे नीचे आ जाएगा? ऐसे कि सर मान लो मैंने रिलायंस 800 रुपए पे खरीद के लगाया, अभी रिलायंस के 1 करोड़ शेयर है पूरे, मतलब ट्रेडिंग होती है, तो वो 800 के रेट से 800 करोड़ के शेयर हो गए। अब क्या होता है कि कंपनी ने 5 करोड़ शेयर और इशू कर दिए और वो उसने 750 के रेट से इशू करेंगे, तो अगर मैं नहीं लेता हूँ तो मेरा तो यहाँ पे एवरेज नीचे आया, मुझे लॉस हो रहा है पर शेयर। तो अगर आपने नहीं लिए तो आपका एवरेज 800 ही रहेगा। हाँ मेरा तो वही रहेगा, लेकिन मार्केट में वो शेयर की वैल्यू डाउन हो जाएगी थोड़ी। हाँ, मार्केट में उस शेयर की वैल्यू कितनी डाउन होगी? 1 करोड़ शेयर में 5, अगर 1 करोड़ शेयर में 5 लाख शेयर इशू कर दिए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, मतलब वो उतना ही रहेगा। ये राइट शेयर तो फ्री का डिविडेंड है, आपके लिए लेना चाहिए हमेशा। ठीक, कितना फर्क पड़ जाएगा? 800 की चीज 750 में सिर्फ 5 ही लाख तो शेयर इशू करे, ये बहुत कम होता है। सर जैसे अगर उनने मुझे ऑफर करा कि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आप ले लो, अगर मैं नहीं लेता तो वो अपना जो राइट्स है मैं किसी दूसरे को भी ट्रांसफर कर सकता हूँ ना सर, ये ऐसा होता है ना इसमें? बिल्कुल होता है ऐसा रूल, लेकिन अब वो बंद कर दिया। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। ऐसा रूल था कि आप अपना राइट भी बेच सकते थे, आपके पास शेयर है तो वो राइट है आपके पास लेने का, आप ये राइट किसी को बेच सकते थे, लेकिन इसमें है ना, तो कंपनी अब से भी नहीं बंद कर दिया राइट बेचने का तरीका। राइट वाइट नहीं बिकेगा, लेना है ले लो वरना छोड़ दो, बात खत्म। अब ये कर दिया। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, अगर तुम्हारे कोई जॉइंट होल्डर है तो तुम अपना राइट उसे दे सकते हो, जॉइंट होल्डर के केस में तो तुम्हारे ही नाम पे हो गया। सूर्यवंशी जी आपकी क्वेरी बोलिए। सर आईपीओ में भी ऑफर फॉर सेल लिखा होता है ना? नहीं, आईपीओ में कभी भी ऑफर फॉर सेल नहीं लिखा होता, मैं बता देता हूँ। आईपीओ हमेशा आईपीओ ही रहेगा। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि आप जो है किसी को प्राइवेटली बेच रहे हो या फिर आप कंपनी में पैसा नहीं जा रहा है। अब आईपीओ दो तरीके के होते हैं, एक होता है जो कंपनी ने शेयर इशू करे उसका पैसा कंपनी को मिलेगा, और एक होता है जो कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर बेच रहा है तो उसको ऑफर फॉर सेल बोल देते हैं, लेकिन है वो आईपीओ ही क्योंकि वो पब्लिक को पहली बार मिल रहा है। ठीक है सूर्यवंशी जी? जी, नैतिक रस्तोगी जी आपकी क्वेरी बोलिए। हाँ सर, वो बेटे के नाम से सेव कर लिया, विजय बात कर। हाँ सर, ये कह रहा था जो ये बोनस इसकी रिकॉर्ड डेट, जो डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट वो डिक्लेयर करते हैं, तो रिकॉर्ड डेट जैसे आज अभी 19 तारीख है, रिकॉर्ड डेट बताया 25 तारीख से, तो हम शेयर उसके अगर खरीद लेंगे तो हम डिविडेंड के एलिजिबल हो जाएंगे, या जिनके पास वो डेट डिक्लेयर करने से पहले है वही डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे? रिकॉर्ड डेट अगर 25 तारीख है और अगर 24 तारीख की रात को, मतलब 25 तारीख रिकॉर्ड डेट होने का मतलब है 25 तारीख के दिन आपके पास डीमैट में शेयर होना चाहिए, मतलब 24 तारीख में भी अगर आपने खरीद लिया तो 25 में आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो 24 तारीख की शाम तक अगर आप किया तो आपको डिविडेंड मिलेगा। सर ऐसा भी होता है कि रिकॉर्ड डेट जब डिक्लेयर करते हैं तो बैक से रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर कर देते हैं कि जिनके पास ऑलरेडी है उन्हीं को मिलेगा और आगे वाले जो खरीदेंगे उनको नहीं मिल पाएगा। सेबी का रूल है जिस दिन भी आप डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे और रिकॉर्ड डेट के बीच में मिनिमम 10 दिन का डिफरेंस होना चाहिए।
ओके ठीक। तो बैक डेट में तो हो ही नहीं सकती। और कोई क्वेरी किसी की भी? सर जस्ट इससे रिलेटेड वो शेयर सेटलमेंट तो T+1 T+2 रहता है ना, तो अगर 24 है तो 23 को खरीदेंगे तो नहीं मिलेंगे ना, वो शेयर ऑलरेडी होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। और अगर आपके डीमैट में भी पड़ा है, मतलब वो भले ही सेटल नहीं हुआ, आपके उसमें भी पड़ा है ना, क्लियरिंग में भी पड़ा है, तो भी आपको CDSL में मिल जाता है। ओके। तो क्वेरी एक्चुअली वही थी कि T+2 उसी का मतलब है ना कि जैसे आज मैंने खरीदा तो 2 दिन बाद वो मेरे CDSL में आएगा, राइट? आपके डीमैट में तो 3 दिन बाद आएगा या T+2 2 दिन बाद आएगा। लेकिन अगर वो राइट। कैलकुलेटर उसमें भी पड़ा हुआ है, रास्ते में भी है, मींस आपने खरीद लिया है, तो भी डिविडेंड आपको मिल जाएगा। अच्छा ओके, क्योंकि सामने थैंक यू वाले पार्टी को हाँ, तो सर। है ना। हाँ हाँ, और एक क्वेरी है, वो रिकॉर्ड डेट के दूसरे दिन हम बेच दिए तो डिविडेंड हमारे अकाउंट में ना आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। रिकॉर्ड डेट के अगले दिन भेज दो, डिविडेंड आपको मिलेगा, चाहे 4 दिन बाद मिले चाहे 5 दिन, आएगा आपके अकाउंट में। हाँ हाँ, वो तो लेट ही आता है, लेकिन उस दिन रहना चाहिए। अच्छा रिकॉर्ड डेट वाले दिन आपके अकाउंट में होना चाहिए। जी जी, शुक्रिया। और कोई क्वेरी किसी की? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम चल रहे हैं LIC का। 2022 में उसने 21,000 करोड़ रुपए लिए थे पब्लिक से, और वो पब्लिक ऑफरिंग थी, उसे IPO बोल रहा था। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है? इसे हम ओवर द काउंटर मार्केट भी बोलते हैं, OTC, ओवर द काउंटर मार्केट। मतलब हम जो रोजाना ट्रेड करते हैं NSE BSE से बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। इन्वेस्टर बाय एंड सेल एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी पहले से ही मार्केट में पड़ी हुई है, वो वाली सिक्योरिटी को हम आपस में खरीद और बेच करते हैं। इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता है, इसमें पैसे ना कंपनी से आते हैं ना कंपनी से जाते हैं। इसमें क्या होता है कि आप और हम में से ही कोई बंदा बेचने वाला होता है और कोई बंदा खरीदने वाला होता है, तो अमंग देम सेल्स, और हम आपस में ही लड़ झगड़ लेते हैं और रेट ऊपर नीचे करते रहते हैं। प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, इसकी वजह से लिक्विडिटी आ जाती है, प्राइस डिस्कवरी हो जाती है थ्रू कंटिन्यूस ट्रेडिंग। कंटिन्यूस ट्रेडिंग की वजह से प्राइस पता लग जाता है। ये स्टॉक एक्सचेंज पे होता है, ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म पे होता है, जैसे कि NSE BSE NYSE और NASDAQ, और भी बहुत सारे हैं। ओवर द काउंटर, OTC का मतलब क्या होता है? ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर मतलब कि हम ओवर द काउंटर ट्रेड करते हैं, मतलब हम जैसे ही खरीदेंगे फट से हमारे पास मिल जाएगा हमें शेयर, जैसे ही बेचेंगे तो चला जाएगा हमारे अकाउंट से। इसे बोलते हैं ओवर द काउंटर। जरा एक रिफ्रेश होने दीजिए इसे। यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए। प्राइमरी मार्केट वो जो आप IPO के थ्रू अप्लाई करते हो। सेकेंडरी मार्केट वो जिसमें आप डीमैट के थ्रू ट्रेड करते हो, जिसमें आप डायरेक्ट खरीद बेच करते हो आपस में। प्राइमरी मार्केट का पैसा कंपनी के पास भी जा सकता है, इन्वेस्टर के पास भी जा सकता है। सेकेंडरी मार्केट का पैसा तो आप और हमारे बीच में ही रहता है, कंपनी को नहीं मिलता। वो सेकेंडरी मार्केट का पैसा तो आप और हमारे बीच में ही रहता है। वेरी गुड। कोई क्वेरी किसी की? जी एक क्वेश्चन आया था सर, राम ने श्याम से 100 शेयर लिए तो प्राइमरी है कि सेकेंडरी? अब बताओ, राम ने शाम से हाँ 100 शेयर लिए। तो इसका आंसर देंगे रस्तोगी जी। बताइए सर, प्राइमरी है कि सेकेंडरी? सर सेकेंडरी। बस सही है, क्लियर है सर सूर्यवंशी जी। हाँ सर। कौशल शर्मा जी आपकी क्वेरी बोलिए। सर ये एंकर इन्वेस्टर के बारे में थोड़ा बताइए ना। एंकर इन्वेस्टर पे भी बात करते हैं। रस्तोगी जी आपकी क्वेरी बोलिए। नहीं सर, मेरी क्वेरी इसमें कवर हो जाएगी एंकर में। एंकर इन्वेस्टर बहुत अच्छा टॉपिक है, जरा सुनिए ध्यान से। बनाऊंगा काट के। सर जस्ट एक क्वेश्चन। पहले एंकर करते हैं, अपना क्वेश्चन याद रखिए, बताएंगे। एंकर इन्वेस्टर क्या है? जब कंपनी नई नई बनती है, मान लीजिए मैं आज एक नई कंपनी बना रहा हूँ, एग्जांपल के लिए मैंने गुप्ता सोलर के नाम से एक कंपनी बना दी। उसमें मुझे क्या करना है? सोलर पैनल बनाऊंगा। अब सोलर पैनल बनाना आसान तो है नहीं। मैंने गुप्ता सोलर के नाम से एक कंपनी बनाई। कंपनी बनाने के बाद अब मुझे तो आप लोग या कोई जानता नहीं है, मैं फट से एकदम से तो IPO ला नहीं सकता हूँ। उसके लिए सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ती है। सेबी अप्रूवल कैसे देती है? वो कहती है पहले कंपनी को चलाओ 5-10 साल, 5 साल के प्रॉफिट देखती है। प्रॉफिट देखने के बाद 5 साल तक प्रॉफिट में होने चाहिए, आपकी वर्किंग कैपिटल प्लस होनी चाहिए, आपकी नेटवर्थ प्लस होनी चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए। 5 साल तक आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से उनकी एक रूल है, इतने करोड़ से कम का IPO लाने ही नहीं दूंगी, उस वाली फिगर में आप आना चाहिए। 3 तरह के IPO होते हैं, शॉर्ट एंड मीडियम कंपनी और लार्ज कंपनी और एक बढ़िया कंपनी। तो उसमें से कौन सी में आप कवर होगा उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। लॉस मेकिंग कंसर्न को IPO लाने नहीं देती है ना।
ये सारी चीजें जब मैं टैकल करके 5 साल तक चला लूंगा तब जाके मैं आईपीओ ला पाऊंगा। अरे 5 साल आईपीओ लाने के लिए पहले चलानी पड़ेगी, चलाने के लिए पैसा कहां से लाऊंगा? फिर मैं कुमार जी को फोन करता हूँ, तो कुमार जी कहता हूँ सर मुझे मेरी कंपनी में ना 50 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो कुमार जी कहते हैं कंपनी में क्या है? मैं कहता हूँ देखो मैंने एक कंपनी लगाई है, इसमें मैंने 50 करोड़ अपने 50 करोड़ आप लगा दो। तो कुमार जी बोलते हैं मुझे कितने परसेंट शेयर होल्डिंग दोगे? मैं कहता हूँ 30% दे दो। अच्छा तुमने खुद ने 50 करोड़ लगाए हैं और तुम पूरे 70% रखोगे और मेरे से भी 50 करोड़ लगवा रहे हो, मुझे 30% ही दोगे? सर मेरा दिमाग भी तो लगेगा, मैं काम भी तो कर रहा हूँ, नॉलेज भी तो मेरी है, सब कुछ तो मैंने ही किया है, 30% मैं दे सकता हूँ। तो कुमार जी मेरे से पूरी बार्गेनिंग करते हैं, कर कुरा के मैंने 31% दे देता हूँ। कुमार जी खुश, चलो 1% बढ़ गया। 31% की शेयर होल्डिंग ये मेरे से ले लेते हैं और मेरे को 50 करोड़ दे देते हैं। अब 50 करोड़ मेरे अपने थे, 50 करोड़ कुमार जी से मिल गए, मेरे पास हो गए 100 करोड़। 100 करोड़ से मैं सोलर का प्लांट लगाता हूँ और थोड़े ही दिनों में मेरी जो सेल है कंपनी की वो 2000 करोड़ हो जाती है। जब मेरी कंपनी की 2000 करोड़ सेल हो जाती है तो मेरी कंपनी की वैल्यूएशन भी हो जाएगी 2000 करोड़ लगभग। 2000 करोड़ की वैल्यूएशन का मतलब है कि 31% जो कुमार जी के पास है उसकी वैल्यू हो जाएगी लगभग 600 करोड़। अब इन्होंने मुझे कितने दिए थे? 50 करोड़। अब इनको कितने मिल रहे हैं? 600 करोड़। अब ये जो एंकर इन्वेस्टर है, एंकर इन्वेस्टर तो समझ में आ गया वो कौन है? जो अनलिस्टेड कंपनी में पैसा लगा देता है, ठीक है? जो सर इनिशियल स्टेज पे कंपनी में फंडिंग करते हैं, इनिशियल स्टेज पर अनलिस्टेड, हाँ अनलिस्टेड कह लीजिए, जब तक वो लिस्टेड न्यूज टाइम तक जितने भी इन्वेस्टर है वो एंकर है। अब ये जो एंकर इन्वेस्टर हैं ये अपने आपस में एक दूसरे को शेयर बेचते रहते हैं। अब कुमार जी ने कहा किसको? रामू जी को। अरे मेरी एक, अब वो गुप्ता जी को कोई नहीं जानता, अब कुमार जी को सब जानते हैं। तो कुमार जी ने रामू जी को कहा मेरी एक कंपनी है, सब म्यूट पे रहेंगे। तो कुमार जी ने रामू जी के पास गए, अरे मेरे पास एक कंपनी के शेयर है उसका नाम है गुप्ता सोलर। तो रामू जी ने कहा दिखाओ जी बैलेंस शीट दिखाओ। तो कुमार जी ने बैलेंस शीट दिखाई रामू जी को, देखो जी 2000 करोड़ की सेल है और कंपनी की वैल्यूएशन मेरे साथ 3000 करोड़ है, क्योंकि आने वाले टाइम में इसकी सेल 4000 करोड़ हो जाएगी। रामू जी ने कहा चलो हो जाएगी, मुझे ठीक लग रही है, चलो मैं इसको 2000 करोड़ की वैल्यूएशन में खरीदने को तैयार हूँ। कितने परसेंट शेयर है? तो कुमार जी ने कहा मेरे पास 31% है। ठीक है 2000 करोड़ की वैल्यूएशन 31% दे दूंगा मैं आपको, तो ये हो गया 602 करोड़। 602 करोड़ में रामू जी ने कुमार जी से खरीद लिए, इससे मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुमार जी के पास अलेक्सा स्टॉप, रामू जी के पास शेयर आ जाएंगे और कुमार जी के पास 602 करोड़ रुपए आ जाएंगे। तो कुमार जी का फायदा हो गया। अब थोड़े दिनों में मैंने उस कंपनी की सेल बढ़ा के कितनी कर दी? 4000 करोड़। तो रामू जी गए रस्तोगी जी के पास, सर ये देखो कंपनी है मेरी, 4000 करोड़ की सेल है इसकी और मेरे पास 30% शेयर है। तो 4000 करोड़ का 30% कितना होता है? 1200 करोड़। तो जो रामू जी ने 600 करोड़ लगाए थे वो कितने हो जाएंगे? 1200 करोड़। फिर वो 1200 करोड़ पे रस्तोगी जी के पास आ गए 30% शेयर। अब मैं रस्तोगी जी के पास गया, सर मुझे और पैसे की जरूरत है, ये कुमार जी तो पैसे देने को मना कर रहे हैं, पहले इन्होंने ही दिए थे पैसे और रामू जी ने भी मेरे शेयर खरीद के बहुत मोटा प्रॉफिट कमाया, फिर भी मुझे पैसे देने को मना कर रहे हैं। देखो आपको दिखाई दे रहा है, आपने तो 1200 करोड़ लगाए हुए, और दे दो थोड़े से पैसे। कितने चाहिए? मैं कहा सर बस 500 करोड़ दे दो मुझे। अरे यार 500 करोड़ चाहिए और मुझे तो बेचने हैं शेयर। चलो ऐसा करते हैं 1000 करोड़ का आईपीओ ले आते हैं, 500 करोड़ तुम्हारे 500 करोड़ मेरे। अब क्या होगा? 500 करोड़ का और मेरे वाले शेयर बिकेंगे और 500 करोड़ रस्तोगी जी के बिकेंगे और 1000 करोड़ का मार्केट में आईपीओ ले आएंगे। आईपीओ का एक रेट तय होगा, उससे जो भी पैसा आएगा उसमें आधा मेरा होगा आधा इनका होगा। ये अपने कुछ परसेंटेज, मान लो 5% शेयर बेच रहे हैं 500 करोड़ में, तो 5% शेयर रस्तोगी जी की जाएंगे, 5% शेयर मेरे जाएंगे। मेरे पास कितने थे? 70% थे, 65 रह जाएंगे। रस्तोगी जी के पास कितने थे? 30% थे, 25 रह जाएंगे और 10% कहाँ चले जाएंगे? मार्केट में। तो ऐसे करके एंकर इन्वेस्टर अपना शेयर बेच देता है। तो किसको एंकर इन्वेस्टर पे अब क्वेरी है वो बताइए जी। रस्तोगी जी क्वेरी बोलिए। सर अभी मामा अर्थ में उसने बेचा ना, सर रस्तोगी जी क्या नाम है वो? सूर्यवंशी जी की आदत में छुड़वा दूंगा। रस्तोगी जी पूछिए। सर बोलिए, अनम्यूट तो कीजिए ना रस्तोगी जी। जी सर, ये जो नया आईपीओ आता है तो नए आईपीओ में यूबीआईडी या एंकर इन्वेस्टर्स वही होते हैं और एक वो होते हैं रिटेल कस्टमर, फिर एचएनआई और ये सब होते हैं। इसमें क्या सर जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं तो कई बार वो ऐसा होता है एंकर इन्वेस्टर्स अपने ग्रुप बना करके अलग से शेयर बेच देते हैं। जब
तक उस कई बार कंपनी व्हाट्सएप से देखा है। जब तक उस जी कंपनी का आईपीओ नहीं आया तो एंकर इन्वेस्टर एक दूसरे को शेयर बेचते रहते हैं, अनलिस्टेड शेयर। जैसे मान लीजिए आपका मन कर गया सर मैं भी कोई कंपनी के शेयर खरीदूंगा जो अनलिस्टेड है, तो आप भी एंकर इन्वेस्टर बन जाओगे, और आपको पैसे की जरूरत होगी तो आप मुझे बेच सकते हो, तो मैं एंकर इन्वेस्टर बन जाऊंगा। जब तक वो अनलिस्टेड है हम सबके सब एंकर इन्वेस्टर हैं। अब क्या होगा, नहीं सर। अब आईपीओ आया, आईपीओ आने में 3 तरह के बंदे उसके शेयर खरीदते हैं। एक तो रिटेल पब्लिक यानी आप और हम जो आईपीओ में पैसा लगाते हैं। एक होता है एचएनआई इन्वेस्टर, जिसे 10 लाख से ज्यादा के शेयर एक बारी में इन्वेस्ट करने हैं, तो उसके लिए एक अलग खिड़की होती है। आईपीओ में जो रेट होता है एचएनआई इन्वेस्टर के लिए 2-4% कम होता है। तो एचएनआई इन्वेस्टर को ये बोला जाता है भैया आपको 10 लाख के शेयर खरीदने हैं, तो चलो ठीक है आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा, तो उसे बोलते हैं एचएनआई इन्वेस्टर। उसके लिए खिड़की अलग होती है, वो अलग से आईपीओ अप्लाई करता है। अगर आपको 10 लाख से कम के अप्लाई करने हैं तो आप रिटेल में अप्लाई करोगे, और अगर आपको 10 लाख से ज्यादा के अप्लाई करने हैं तो आप एचएनआई वाली विंडो होती है अलग, उसमें अप्लाई करते हो, उसमें क्वांटिटी ज्यादा रहती है। और कोई क्वेरी रस्तोगी जी आपकी? जी सर, मेरी क्वेरी ये है कि एक एचएनआई कस्टमर और रिटेल कस्टमर हो गए, कुछ ये ग्रुप में ऐसा आता है कि आप आईपीओ के लिए अप्लाई करोगे तो आपको आईपीओ अलॉटमेंट नहीं होगा क्योंकि लॉटरी सिस्टम में होता है। लेकिन चूंकि जो ये जो हाई इन्वेस्टर्स होते हैं, इनको अभी आपने बताया कि वो एचएनआई के ऊपर जो होते हैं जिनका 35% वो रहता है, 35% उनको अलॉट होगा टोटल शेयर का। तो वो कहते हैं अगर आप हमसे वो लोगे आपको ऐसा नहीं मिलेगा 90 टाइम्स या 100 टाइम्स वो जा रहा है। अगर वो उनसे लोगे तो वो कुछ शेयर का प्राइस बढ़ा करके और वो पब्लिक में देते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा होता मैं बता देता हूँ, ये मार्केट में एक फ्रॉड चल रहा है। आपसे कहेंगे कि जी आपको नहीं मिल पा रहा है, हमारे को पैसे दो हम दिलाएंगे, आपके पैसे लेके भाग जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। ओके जी, हाँ जी तो नेटिंग जी मैंने जी आपके कितने पैसे बचा लिए लगभग? आपने तो 2 लाख तो बता लिया ना, मैं नॉर्मली 2 लाख में करता हूँ। मेरा एक दोस्त है बहुत ज्यादा दिमागदार, सहारनपुर का ही है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसने एक बंदे को 20 लाख रुपए दे दिए, ठीक है, और जब तक 20 लाख नहीं दिए थे तब तक मुझे नहीं बताता था मैं ट्रेडिंग करता हूँ या मैं आईपीओ में इन्वेस्ट करता हूँ, कुछ भी रोज मिलता था मुझसे, लेकिन मुझे नहीं बताता था, छुपा के करता था। जब 20 लाख उड़ गए तो भी ये कह रहा यार मेरा एक दोस्त है उसने ऐसे ऐसे करके 20 लाख दे दिए। मैंने कहा तेरा वो जो दोस्त है ना वो बेवकूफ है। अब वर्ड मैंने दूसरा यूज किया तो समझ तो सब गए होंगे, है ना, और मैं समझ गया था ये अपनी बात कर रहा है, तो मैंने 4-5 गालियां और दे दी। मैं कहा तेरे दोस्त को अकल नहीं है, मुझे लगता है वो गोबर खाता है। 20 लाख दे दिए, 2 लाख दिए होते, 20,000 दिए होते, 20 लाख दे दिए, तुझसे भी नहीं पूछा, और अब पूछ रहा है मेरे से नहीं पूछ सकता था पहले, किसी सीए से नहीं पूछ सकता था, 20 लाख रुपए देने से पहले 2,000 रुपए फीस ही ले लेता। बहुत गालियां दी। मैंने कहा अच्छों से बेवकूफ से मेरे बात कराइयो। तो 3 दिन तक जब उसने मेरे से गालियां खा ली, उसके बाद अल्टीमेटली उसने मुझे बताया वो बेवकूफ मैं ही हूँ। फिर मैंने 20 गालियां उसे और दी। मैं कहा तू ही है, चल तेरा दोस्त होता तो वो बेवकूफ है मैं समझ सकता हूँ, तू कैसे हो गया बेवकूफ। मैं कहा देख ऐसा कर, मुझे पार्टी दे, कि उससे क्या होगा। मैं कहा तेरा गम कम हो जाएगा, तेरे 20 लाख डूब गए हैं, कहीं तेरा आत्महत्या करने का मन कर रहा हो, तो ऐसा कर मेरे साथ पार्टी पे चल, मुझे पेस्ट्री खिला दे। मैं ऐसा दारूबाज तो मैं हूं नहीं, तो सोचे कि मैं तू पी सकता है मैं नहीं पीऊंगा, पार्टी करेंगे, तेरा दुख कम हो जाएगा, कल से फिर कमा लेगा, तू करोड़पति आदमी है, 20 लाख कितने 2 महीने में कमा लेगा, भूल जा। आगे से 20 लाख लगाने हो तो मैं हूं, म्यूचुअल फंड में लगाने हो, शेयर मार्केट में लगाने हो, मैं हूं। फिर मैंने उसे अपना क्लाइंट बना लिया, अभी मैंने उसके 25-30 लाख लगवा रखे हैं म्यूचुअल फंड में, ठीक है ना। तो जी आप रस्तोगी जी आप मत 20 लाख गवा देना, गलत हो जाएगा बड़ा। अगली क्वेरी लीजिए सूर्यवंशी जी। सर जब मामा अर्थ लिस्ट नहीं हुई थी ना, तो उसकी शुरुआती जर्नी में शिल्पा ने बहुत इन्वेस्ट किया था उसमें, और जब वो लिस्ट हुई तो शिल्पा ने कई हजार गुना उसमें प्रॉफिट कमाया। कई गुना। और एक और बताता हूं ऐसा ही, एनएससी लिमिटेड का शेयर मैं अनलिस्टेड स्पेस में बेचता हूं। अगर किसी को अनलिस्टेड स्पेस में शेयर लेना हो तो मेरे पास है, मेरे पास उसका है एसबीआई म्यूचुअल फंड का, अगर किसी को लेना हो तो ले लो। एसबीआई म्यूचुअल फंड है मेरे पास, ओयो है
अगर किसी को चाहिए, ओयो है मेरे पास। तो इसमें क्या होगा, मैं रेट बता दूंगा आपको, 100, 50, 500 जितने शेयर लेने हैं, मतलब एक मिनिमम 2 लाख रुपए के देता हूँ मैं, किसी किसी कंपनी के लाख रुपए के भी देता हूँ, अलग अलग चंक होता है, तो वो हम दे देते हैं। तो मैंने एनएससी का शेयर, आप बिलीव करिए जो रेट अभी आजकल जो एनएससी का शेयर का रेट, अरे एनएससी लिस्ट थोड़ी हुआ अभी, एनएससी का शेयर का रेट आजकल जो चल रहा है वो 6600 रुपए के आसपास चल रहा है, और उसके बाद शायद वो स्प्लिट भी हो गया है 10 गुना, तो अब 660 के आसपास हो गया होगा। मैंने वो शेयर 2300 रुपए में भी बेचा है, मतलब जिसने मेरे से 2300 रुपए में लिया होगा, और आज का रेट उसका 6600 हो गया, तो लगभग लगभग 3 गुने हो गए। सर 2200 रुपए भाव चालू है। हाँ जी, 2200 रुपए चालू है एनएससी का भाव, आज एक स्प्लिट आज 2050 है सर। बताओ जी, 2000 भी मानकर चलो तो 5 में स्प्लिट हुआ था शायद, हाँ 5 का हुआ था, 10 का 2। और मैंने 2300 बेचा था आज से 3 साल पहले, 5 गुना पैसे बताओ, और अभी अनलिस्टेड स्पेस में है वो, यानी कि सारे इन्वेस्टर हैं। तो अगर किसी को एनएससी, तो मेरे पास खत्म है, खैर एनएससी नहीं है मेरे पास, अगर कोई कितने भी रेट में बोले है ही नहीं मेरे पास, तो मेरे पास इस टाइम ओयो पड़ा है, एसबीआई म्यूचुअल फंड पड़ा है, अगर किसी को चाहिए तो मैं दिला सकता हूँ, और भी बहुत सारी कंपनियां पड़ी है, ओरेकल फाइनेंशियल पड़ा है, और भी बहुत सारी कंपनियां, मैं लिस्ट भेज दूंगा, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता देना, मैं उसे पूरी लिस्ट भेज दूंगा प्राइस के साथ, और आप भी आगे बेच सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेरी खत्म। सर और एक क्वेरी है मेरा कि ये आईपीओ से पहले वो बोलते हैं ना ग्रे मार्केट में लिस्ट हो रहा है, ग्रे मार्केट का प्राइस इतना है करके, इकोनॉमिक टाइम्स में भी सुना था, उसका क्या है सर, वो कैसे मिलता है? देखो, ग्रे मार्केट एक इलीगल मार्केट है, ठीक है। अब ग्रे मार्केट क्या होती है वो बता देते हैं आपको। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं, देखो 2 तरह की मार्केट में 2 तरह के बंदे हैं, और आप भी जानते हो ऐसे बंदों को। 2 तरह के बंदे हैं, एक तरह के तो ऐसे बंदे उनके पैसा तो बहुत है, उनके पास इतना पैसा है कि उन्हें भी नहीं पता कितना पैसा है, लेकिन वो सारा का सारा ब्लैक में है। उनकी कोई फैक्ट्री चल रही है बड़ी सी, वहां से 5 लाख रुपए रोज कमा लेते हैं वो, रोज। मैं एक बंदे को जानता हूँ, उसकी पापड़ की फैक्ट्री है, पापड़ की, और ये वही वाला बंदा है जिसका 20 लाख डूबा था, तो उसके फादर की पापड़ की फैक्ट्री है, पापड़ की। अब बताओ, उनका पापड़ बनता है, फैक्ट्री है बहुत बड़ी, मशीनों से पापड़ बन रहा है, लेबर लगी हुई है, 400-500 बंदे, पापड़ बन रहे हैं रोजाना, और वो पैक होके चले जाते हैं। ठीक है, कचरी बन रही है, पापड़ बन रहा है, भाई साहब कट्टे के कट्टे पैक हो रहे हैं रोजाना, ट्रक भर भर के जा रहे हैं, मतलब 25-30 ट्रक रोज भेज देता है वो। अब एक इंसान इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा के ट्रक का ट्रक बेच रहा है, तो एक ट्रक पे 50,000 तो कमा ही रहा होगा। ट्रक है भाई, बनने में भी टाइम लगता है, 400 बंदों की लेबर भी संभाल रखी है, इतनी बड़ी फैक्ट्री, मशीन, ये वो, लाइट का बिल, साला 2.5 लाख रुपए आ रहा है, तो कोई छोटे मार्जिन तो होंगे नहीं। एक ट्रक पे अगर 50,000 भी बचा रहा होगा, और 5-10 ट्रक रोज जाते हैं, तो 10 ट्रक भी लेकर चलो तो 5 लाख रुपए रोज हो गए, और ये तो मैं बहुत कम मार्जिन बता रहा हूँ, ज्यादा ही होगा। चलो, तो अगर 5 लाख रुपए रोज भी मानो, 1.5 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है, और सारा का सारा जो उसका बिजनेस है कैश में, ट्रक जाता है, साथ में वो अपनी गाड़ी लेके जाता है बड़ी सी, उसमें डिग्गी में पैसे भर के ले आता है, फिर लेबर को कैश में पेमेंट करता है, बेसन और आटे वाले को कैश में पेमेंट, सारा का सारा काम कैश में है। तो मतलब महीने की कई करोड़ की टर्नओवर है, और उसमें से 1.5 करोड़ का प्रॉफिट मान लो आप महीने का, तो वो कैश में आ रहा है। अब जो इंसान 1.5 करोड़ रुपए महीने के कमा रहा है, साल में 18 करोड़ कमा रहा है, चलो मैं कह रहा हूँ, और भाई साहब ऐब उसके अंदर एक सिगरेट पीने का भी नहीं है, टॉफी भी नहीं खिलाता किसी को, तो 18 करोड़ के 18 करोड़ बचते ही है उसके। मैं मानकर चल रहा हूँ उसके पूरे घर का खर्चा होगा 50,000 महीना, बस। चलो बहुत बढ़िया कह लो, बस। और 1.5 करोड़ कमा रहा है, तो 1.5 करोड़ में से 1 लाख क्या लेस करूं, सोच लो 1.5 करोड़ में 1 लाख एक्स्ट्रा ही कमा लिया, 1.5 करोड़ तो पूरे पूरे बच रहे हैं भाई। 1 करोड़ उनके लिए 1 लाख है क्या महीने का, रद्दी भेज देते। तो जो कट्टे खाली होते हैं, आटा आया, जो उन्होंने अपने पापड़ बनाने के लिए जो आटा खरीदा, उसकी जो बोरियां खाली होती है ना, महीने में 1 लाख रुपए की बिक जाती है। तो आप समझो कि वो 18 करोड़ रुपए बचा ही रहा है। तो वो ब्लैक वाला, तो वो क्या करते हैं, अब उन्हें वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। अगर उन्होंने 30% तो टैक्स ही लग जाएगा, वो तो मर जाएंगे जीतते ही। जो इंसान 1 लाख रुपया खर्च कर रहा है, वो 18 करोड़ पे 30%, ये तो भैया हो जाएगा लगभग 5 करोड़। वो 5 करोड़ सरकार थोड़ी दे देगा, तो वो उसे ब्लैक में ही रखेगा। वो क्या करते हैं, एक तो वो देता है गोल्ड लोन, पता है कितने पे देता है, सोचो कितने पे देता होगा,
10% से कम में देता हूँ महीने का बताओ, महीने का महीने का मान लीजिए सर 1.5%। देखो बहुत कम रेट है, 1.5% तो बहुत कम है। लोग मार्केट में 55% तक ले लेते हैं और वो देता है सिर्फ 1% पे। और वो पता है क्या कहता है, अगर तुम मेरे से 1 करोड़ एक बारी में लोगे तो मैं आधे % पे दे दूंगा। सही है। उस पैसे की एफडी भी तो नहीं करा सकता बैंक में, वाइट नहीं है, तो वो आधे % पे भी देने को तैयार है। वो कहता है गोल्ड एकदम सेफ चीज है, मेरे को तो 2 करोड़ का गोल्ड ला के दो और मेरे से 2.25 करोड़ ले जाओ आधे % पे। ब्याज मुझे हर महीने देते रहे ना, फूल जिंदगी भर देना ही मतलब चाहिए ही नहीं, यार गोल्ड है मेरे पास। समझ रहे हो? तो वो ऐसी चीजें ढूंढता रहता, तो वो क्या करेगा, वो एक ऐसा बंदा ढूंढेगा मेरे जैसा। वाइट तो बहुत ज्यादा है लेकिन एक्चुअल में नहीं है। मतलब पेपर में अगर मैं अपने पास से 10 करोड़ दिखा दूं तो है, लेकिन एक्चुअल में 10 करोड़ नहीं है। तो वो ढूंढता है, फिर वो कहता है गुप्ता जी ये लो 10 करोड़ ब्लैक वाले, वो मैं अपने लेता हूँ, मेरे पास व्हाइट में तो है ना, एक्चुअल में नहीं है। तो एक्चुअल में वो मुझे दे देता है, फिर वो मैं अपने अकाउंट में डाल दूंगा और अपने अकाउंट में डाल के उसके भी हाफ शेयर खरीदूंगा और उससे टाई अप करूंगा कि देख भैया लॉस हुआ तो सारा मेरा, लॉस हुआ तो सारा मेरा, प्रॉफिट में दूंगा 5%। मतलब तेरे से तो मैंने 5% प्रॉफिट पे लिए हैं पैसे, इसके महीने के अंदर 1 महीने में तुझे 5% का ब्याज मिल गया। अब जो बंदा 1% पे दे रहा है, क्या वो 5 पे नहीं देगा? साथ में उससे टाई अप करूंगा कि अगर मेरा इशू गिर के खुला तो तेरी पेमेंट करूंगा 1 साल के बाद। तो उसे पेमेंट पूरी मिलेगी 5% के साथ। उसने अगर 1 करोड़ दिया है तो उसे 1 करोड़ 5 लाख मिलना है, लेकिन अगर इशू मेरा बढ़िया खुल गया तो मैं अभी दे दूंगा 1 महीने के अंदर, और अगर इशू मेरा बेकार खुला तो 1 साल के अंदर तो मुझे देना ही देना पड़ेगा। तो इस केस को बोलते हैं ग्रे मार्केट। अब इस वाले चीज में मैं पैसा इससे भी उठा रहा हूँ, उससे भी उठा रहा हूँ, उससे भी, और फिर मार्केट में ही लोग मेरे से ही टाई अप कर लेते हैं, भैया तूने पैसा तो उठा लिया ना, चलिए तूने 5% पे उठाया ना, चल 8% पे मेरा हो गया। दूसरा बोलता है 10% पे मेरा हो गया, तीसरा बोलता है 15 पे मेरा हो गया। ये जो 15% है यही प्रीमियम है, यही है ग्रे मार्केट का प्रीमियम। किस किस को ग्रे मार्केट बढ़िया से समझ में आ गई आज? सही है सर, है ना? मेरे को आई है सर आज एग्जाम्पल बढ़िया होते हैं ना, एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, पूरा क्लियर कॉन्ट्रैक्ट का भी बता दिया आपने इसमें। हाँ जी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो आते हैं ऑप्शंस फ्यूचर्स में, तो वो भी आपने कवर हो गया इसका। हाँ नहीं हो गया, ये एग्जांपल भी है। एक आपको और खुशखबरी बताता हूँ, हाँ अभी बताता हूँ, सब म्यूट रहेंगे। हमारे पढ़ाए हुए ही एक स्टूडेंट हैं जो रिसर्च एनालिस्ट बन गए हैं। बन गए ऐसे मतलब उन्हें एक क्लाइंट मिल गया है जिसने अपना कुछ फंड उनको दिया। लेट से उसने दिए हैं 3 लाख रुपए सिर्फ, ठीक है, 3 लाख रुपए उसने फंड दिया है क्लाइंट ने उनको, और उन्होंने ट्रेड शुरू कर दिया। हालांकि मुझसे पूछ के ही कर रहे हैं, मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन अपने आप मतलब क्लाइंट पकड़ लिया, उससे रेट तय कर लिया कि भाई मैं फीस लूंगा प्रॉफिट का 35%, ठीक है। और उस क्लाइंट को अभी 1 ही दिन हुआ है, और पहले दिन उस क्लाइंट के 3 लाख में से सिर्फ 50,000 रुपए यूज करके उन्होंने ट्रेड किया और उसमें 11,500 रुपए बचाए 1 ही दिन में। पहला ही दिन था अभी क्लाइंट का, पूरे 3 लाख यूज नहीं करे, 50,000 रुपए यूज किए। कौन सा था वो शेयर जिसमें 11,000 कमाए थे धीरज जी? अच्छा, वही था सर, बीच में आपने रिकमेंड करे थे प्रेस्टीज हुआ और सलमान कैपिटल और एक दो एक्साइड इंडस्ट्री, इनमें से मान का दादर और धीरज जी हमने 11,500 किसमें बचाए थे? वो मान का दादर कॉल थी, औरो फार्मा में बचाए थे। हाँ सॉरी, औरो फार्मा। हाँ, तो धीरज जी ने उसमें ट्रेड किया, एक ही ट्रेड किया, बस 20,000 रुपए लगे होंगे और 20,000 से 11,500 रुपए कमाए, ठीक है। दूसरे ट्रेड किए हुए हैं 4-5 जो मैंने आज बताए थे, देखते हैं मंडे क्या होगा। लेकिन अल्टीमेटली ये कि उन्होंने पहली स्टेप ले ली है। रिसर्च एनालिस्ट बनने के बाद जो आपने अपनी एडवाइस देनी होती है अपने जानकारों को, और जब उन्हें वो एडवाइस अच्छी लगती है, पहले उन्होंने दूसरा एडवाइस दी, पहले एक शेयर खरीदवाया, वो बिकवा दिया, उन्हें प्रॉफिट हो गया, फिर दूसरा खरीदवाया, उसमें भी प्रॉफिट हो गया। जब उसने कहा भैया और बताओ, तो उन्होंने कहा पैसे क्या देंगे भाई,
फिर फीस मांगी और उसने देने को हाँ की, और ये उनकी जिंदगी का पहला क्लाइंट बन गया है। तो भगवान करे 1 से 100 हो जाए, है ना। सर ये फ्यूचर में क्या है, डीलिंग या क्या ये डिलीवरी में? फ्यूचर में कर रहे हैं ट्रेड वो। फ्यूचर तो NISM 8 करने के बाद आप भी करवा लीजिएगा, तब तक कैश में करिएगा। देखिए असली ट्रेडिंग आपको NISM 8 के बाद ही आएगी। NISM 15 में तो हम आपको रिसर्च करना सिखा रहे हैं, ट्रेडिंग करना थोड़ी सिखा रहे हैं। ट्रेडिंग करना तो 8 में सिखाते हैं, 15 में तो खाली रिसर्च करना सिखाते हैं लॉन्ग टर्म। ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है ना, सुबह खरीदा शाम को बेचा, ये फ्यूचर में होती है, और ये चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 2-4 एग्जांपल और देंगे आपको बढ़िया बढ़िया से आज। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं जी। चार्जिंग पे लगाना सुन लग गई। आ गए हम डेरिवेटिव मार्केट। बहुत क्वेश्चन है आपके इस पे, क्या है, और इस पे एक क्वेश्चन भी आया था अंडरलाइंग एसेट वाला जो आपने लिया था मुझसे। डेरिवेटिव मार्केट क्या होती है सर? इसमें 2 चीजें होती है, एक तो फ्यूचर होता है और एक ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, इसे डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं। डील्स विद कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग एसेट, और जिस चीज पे रिलेटेड होता है उसे अंडरलाइंग एसेट बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपने BHEL का फ्यूचर खरीदा या उसी की कॉल और पुट खरीदी, तो उसके अंडरलाइंग एसेट क्या होगी? BHEL का शेयर, उसे बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट। और इसके प्राइस उसके शेयर के प्राइस के हिसाब से ही चलते हैं। लेकिन ये यूज किस लिए किया जाता है? फ्यूचर हेजिंग करने के लिए और स्पेक्यूलेशन, सट्टेबाजी करने के लिए। थोड़ा थोड़ा बता देता हूं इनके बारे में, थोड़ा थोड़ा, जो आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाए, लेकिन बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, हो सकता है समझ में ना भी आए। फ्यूचर का मतलब होता है कि अगर मैंने किसी चीज का फ्यूचर आज खरीद लिया, फ्यूचर का मतलब मैं 1 महीने बाद का वादा करता हूं कि मैं इस चीज को खरीद लूंगा। जैसे BHEL का शेयर आज 205 रुपए चल रहा है, आपने उसे 205 रुपए में खरीदने का वादा कर लिया। अब 1 महीने बाद वो चाहे 250 का हो जाए, आपको 205 में ही मिलेगा, और चाहे वो 1 महीने बाद 150 का रह जाए, आपको 205 में खरीदना ही पड़ेगा। तो फ्यूचर में खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं, हमने फ्यूचर खरीद लिया। फ्यूचर खरीद लिया मतलब फ्यूचर में खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पूरे पैसे देने नहीं पड़ते। मान लो आपने 10 लाख का फ्यूचर खरीदा, 10 लाख का फ्यूचर खरीदने के लिए 2.5 लाख देने पड़ेंगे, 7.5 लाख देने पड़ेंगे जब आप खरीदोगे 1 महीने बाद। इसीलिए फ्यूचर मार्केट में कम पैसे से ज्यादा ट्रेड हो जाता है। और 1 महीने तक रखना किसे है? सुबह खरीद दो, शाम को बेच दो। 2.5 लाख दे के 10 लाख का माल खरीदा, और शाम को 1% बढ़ते ही बेच दो, 2.5 लाख लाके 20,000 बच गए। फ्यूचर में क्या होता है? आपको 10 लाख का माल 2 लाख देके मिल रहा है, इसलिए ज्यादातर ट्रेडिंग लोग फ्यूचर में करते हैं। उसमें थोड़े से चार्जेस भी कम होते हैं, क्योंकि आपने खरीदा तो कुछ है ही नहीं, तो उस पर डिलीवरी चार्ज, टैक्सेस, STT ये सब नहीं लगता, तो चार्जेस भी थोड़े कम लगते हैं, और मार्जिन देते हैं आप, तो थोड़ा पैसा भी कम इन्वेस्ट होता है, और वॉल्यूम भी अच्छी मिलती है, इसलिए फ्यूचर में ट्रेडर ज्यादा ट्रेड करते हैं। चलिए ऑप्शंस क्या होते हैं? एक तो होता है कि हमने फ्यूचर ही खरीद लिया, उसमें तो खरीदना ही पड़ेगा। एक होता है मैं बयाना दे रहा, भाई मैं ये BHEL का शेयर खरीद लूंगा, 1 करोड़ का मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन मैंने क्या करा, 10,000 रुपए बयाना दे दिया। अब क्या होगा? ड्यू डेट पे अगर मेरे रेट से ऊपर हो गया रेट, फिर तो मैं खरीद लूंगा, और ड्यू डेट पे मेरे रेट से कम हुआ, मैं कहूंगा तू बयाना रख ले, खुश रहे या पार्टी कर ले। तो उस केस में क्या बोलता है? हमने 10,000 की कॉल खरीद ली। कॉल खरीदने का मतलब मैं इसे खरीद लूंगा। अब अगर वो मेरे रेट से ऊपर हुआ रेट एक्सपायरी डेट पे, तो मैं खरीद लूंगा। अगर मेरे रेट से नीचे हो तो मेरी कॉल हो जाएगी 0, मैं कहूंगा भैया पार्टी कर ले, मेरी कॉल खत्म, मतलब मुझे कुछ वापस नहीं मिलेगा, वो बयाना जब्त हो गया। इसे बोलते हैं कॉल। ऐसे ही जब हम किस किस को समझ में आ गया कॉल आज? ऐसे बढ़िया बढ़िया एग्जांपल दूंगा ना तो लोग पढ़ाना बंद कर देंगे। रामू जी कोई क्वेरी क्या? नहीं सर नहीं। पुट में क्या होता है? मैं इस चीज को बेच दूंगा, और इस बेचने के लिए भी मैं उसे बयाना दे रहा हूं। अब अगर मैंने बेच दिया तो ठीक है, नहीं बेचा तो मेरा बयाना खत्म, उसे बोलते हैं पुट। और इन दोनों को बोलते हैं ऑप्शंस। इसके बारे में और डिटेल में NISM 8 में पढ़ाया जाएगा। अभी मैंने आपको सिर्फ कोशिश की है कि आपको मोटा मोटा समझ में आ जाए, और मुझे लगता है जिनको आज तक कॉल पुट की गणित नहीं समझ में आती थी, अब समझ में आ रही होगी, बयाना है एक तरह का। अब अगर उस रेट से ऊपर रेट होगा तो आप पैसे मिल जाएंगे आपको, अगर उस रेट से नीचे होगा तो वो 0 हो जाएगी एक्सपायरी रेट पे।
सर ये इन द मनी और ऑन द मनी ये सब क्या होता है सर? सर कुछ तो एनआईएसएम के लिए भी छोड़ेंगे, फिर लंबा हो जाएगा। एनआईएसएम में पढ़ाएंगे ये सब। अभी हमने सिर्फ आपको बेसिक बता दिया, ऑप्शंस क्या है और डेरिवेटिव क्या है। इन द मनी आउट ऑफ द मनी पढ़ाने के लिए 6 क्लास लगती हैं, 1 या 2 मिनट में नहीं बता पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट करते हो आप कोई चीज को खरीदने बेचने का फ्यूचर रेट पे। और ऑप्शन क्या है? सर आपके पास राइट है कि आप चाहो तो खरीद लेना वरना मत खरीदना, बयान ना समझ के भूल जाना पैसे को, इसे बोलते हैं ऑप्शन। एग्जांपल क्या है सर? जैसे निफ्टी 50 का फ्यूचर खरीद लिया और वो चलता किसके हिसाब से? निफ्टी 50 के हिसाब से। उसके अंडरलाइंग एसेट क्या होगी? निफ्टी 50। अब एक होती है डेट मार्केट, उसे फिक्स इनकम सिक्योरिटी भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं सर? बॉन्ड्स आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आते हैं, फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट आते हैं सब। बाकी बीच का आप पढ़ लोगे। एक होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, से फॉरेक्स भी बोलते हैं, इसमें डॉलर ट्रेड होता है और दूसरी कंट्री की कमोडिटी ट्रेड होती है, दूसरी करेंसी ट्रेड होती है, जैसे कि यूएसडी डॉलर, आईएनआर, यूरो, ये सब ट्रेड होता है। गोल्ड भी इसी के अंदर, क्रूड ऑयल भी हो जाता है और एग्रीकल्चर भी डॉलर टर्म में। ठीक है, फॉरेक्स होता है और एमसीएक्स में गोल्ड वगैरह ट्रेड होता है। कंक्लूजन आप पढ़ेंगे, इजी है। डायग्राम देखिए। सिक्योरिटी मार्केट 2 तरह की होती है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मतलब न्यू इशू, सेकेंडरी मार्केट का मतलब ओवर द काउंटर। प्राइमरी मार्केट में क्या क्या हो सकता है? आईपीओ हो सकता है, एफपीओ हो सकता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकती है और राइट एंड बोनस इशू हो सकते हैं, सब प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, ओवर द काउंटर होता है, बाइंग सेलिंग आप एग्जिस्टिंग बंदे ही करते हो और प्राइस डिस्कवरी अपने आप हो जाती है। चलिए बाकी का सब बेकार है, नीचे का आप पढ़ना चाहो पढ़ लेना, बेकार है बाकी, बना दिया मैंने इतना बड़ा। चलिए जी 9:30 हुए अभी। दिस स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज द सिक्योरिटी मार्केट इनटू डिफरेंट फ्रैक्शनल सेगमेंट, जिससे कि लिक्विडिटी बनी रहे, फॉरेक्स वगैरह बॉन्ड ये सब होती है। डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कल पढ़ाएंगे, रीमेटेरियलाइजेशन भी कल पढ़ाएंगे। यहां तक आपने करके लाना है। कोई क्वेरी हो तो बोलिए। और हाँ 2 दिन बाद जी सूर्यवंशी जी। सर फॉरेक्स मार्केटिंग में वो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग इजी है क्या? डॉलर और करने से? अब मैं आपको बहुत लोग बोलते हैं कि पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है बोले प्रॉफिट की इसकी। चलिए म्यूट कीजिए फिर बताते हैं, कोई भी अनम्यूट मत होइएगा। फॉरेक्स मार्केट है अलग अलग करेंसी की ट्रेडिंग। ज्यादातर जो ट्रेडिंग होती है सबसे ज्यादा वो डॉलर में ही होती है। अब मान लीजिए डॉलर और इंडियन रुपीस में आप करेंसी पे ट्रेड कर रहे हो, या फिर डॉलर और यूरो के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उस पे कर रहे हो, मतलब डॉलर से रिलेटेड जो होगा उसमें लिक्विडिटी मिलेगी, यूरो में नहीं मिलती है। एक और चीज बताता हूं, जब आप इक्विटी में फ्यूचर खरीदते हो तो 10 लाख के फ्यूचर का मार्जिन होता है 2.5 लाख। जब आप कमोडिटी में फ्यूचर खरीदते हो तो 10 लाख के फ्यूचर का मार्जिन भी लगभग वहां पर भी 2.5 से 3 लाख होता है। लेकिन जब वही फ्यूचर आप फॉरेक्स में खरीदते हो तो 10 लाख के फ्यूचर का मार्जिन हो जाता है सिर्फ 1 लाख। इसलिए वो लोग बोलते हैं कि फॉरेक्स में काम करने से ज्यादा प्रॉफिट होगा। अरे भैया वहां पर ज्यादा आपको क्या कहते हैं, लोन मिल जाता है, बस और कुछ नहीं है। और करेंसी ज्यादातर भागती भी नहीं है ऊपर नीचे के, दोनों तरफ की कॉल पुट बेच कर बैठ जाओ, लास्ट में सब जीरो हो जाएगा। जिसको कॉल पुट आती हो वही पूछना, ये मत पूछना है कैसे होगा, ये ना ऐसे बैठ कर बताएंगे। तो दोनों तरफ की कॉल पुट बेच कर बैठ जाओ। वॉल्यूम भी ज्यादा रहते हैं इसमें, तो रिस्क भी है कि एक बार में आपके अकाउंट्स में खाली हो जाएंगे। हाँ लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, इसमें आरबीआई आके अपना माल बेच जाता है तो 2-3 रुपए एक ही दिन में गिर जाता है डॉलर। उस दिन तो भैया सब नंगे हो जाते हैं। क्यों? आपने तो भैया आपके अकाउंट में मान लो 10 करोड़ पड़े हैं, आपने 10 करोड़ की पोजीशन बना रखी है, अब 1 रुपया गिरने से उस पर मतलब बहुत मोटा लॉस हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, प्रॉफिट भी मोटे हैं और लॉस भी मोटे हैं। लेकिन फ्लक्चुएशन साल में 8-10 बार ही आते हैं, ज्यादा नहीं आती। और अगर आप सेफ्टी के हिसाब से करोगे, हेजिंग करके करोगे तो अच्छा मार्जिन है। लेकिन यही है कि इसमें बनती है कि स्ट्रेटेजी यही सेलिंग करने वाली, और कोई नहीं बनती। तो इसमें वही वाले बंदे अल्टीमेटली। लेकिन सर इसमें हम इंडियन मार्केट में नहीं कर पाएंगे ना? हाँ इंडियन मार्केट में ही होता है फॉरेक्स। अब आप डॉलर ट्रेड करोगे, फॉरेक्स जो आपका इंडियन वाला अकाउंट है उसमें फॉरेक्स एक्टिवेट करा लो, उसके तो INR जिसमें वो INR पेयर होगा भाई। हाँ INR डॉलर वाला वो ट्रेड होगा। अपन अपनी स्ट्रेटजी लगा सकते हैं सर इसमें? हाँ वही लगती है और कुछ होता ही नहीं। सर ये जो बताते हैं इसमें जीटीवी वगैरह में कि जी बिजनेस में कि जो नए ट्रेडर्स हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ा सा उनको विश्वास कम रहता है, वो बोलते हैं कि आप इसमें कॉल का ऑप्शन ले लो, पुट का ऑप्शन ले लो।
तो आपका अगर कॉल में लॉस होगा पुट में कवर हो जाएगा, पुट में लॉस होगा तो कॉल में कवर हो जाएगा, आपको प्रॉफिट कम होगा, लॉस भी कम होगा। ऐसा है क्या सर? सर ये सब चीज समझने के लिए NISM 8 पढ़ लीजिए, इन सब क्वेश्चंस का आंसर वहां पे है। अधूरा ज्ञान जो है ना, अधूरा ज्ञान चिता के समान। मैंने आपको अधूरा ऐसा नहीं होगा तो लॉस होगा तो अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा। अब ये सारी चीजें नहीं समझ चाहे सूर्यवंशी जी, ये सारी चीजें आपको आ गई थी क्या एक दिन में समझ में? आपको लगा पूरा 2 महीना? नहीं सर, 2-3 महीने लगे थे। तो बताइए कैसे 3 मिनट में समझा दूं? तो यही कहना ठीक है ना, NISM 8 कीजिए। NISM 8 में 3 महीने में समझाऊंगा ये चीज। और उसके बाद पहले में तो लगता था करेंसी ट्रेडिंग बंद हो गई है, बेस्ट है NSM 80। चलिए, तो रियली वेरी सॉरी। पहले मेरे को भी लगता था कि एक कॉल ले लो और एक पुट ले लो, कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट होगा, मगर अब समझ में आया कि क्या होता है। हाँ देखो, अभी आपने एक लाइन बोली, एक कॉल ले लो एक पुट ले लो, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, किस टर्म में होगा, किस सिनेरियो में होगा, कैसे होगा, ये सब समझ में आ गया सूर्यवंशी जी को बोलते साथ, क्योंकि उन्होंने NISM 8 पढ़ा, 3 महीने तक पढ़ा। और जो स्ट्रेटजी आप बता रहे हो तो घोट घोट के पी गए, वो करके भी देखिए उन्होंने, है ना। तो जब हम NISM 8 पढ़ेंगे तो इतना मजा आने वाला है, इतना मजा आने वाला है, रात के 12 बजे भी कहोगे सर क्लास पढ़ाओ, और उस वाली क्लास में आप कभी नहीं कहोगे सर कल करा देना। क्यों? पैसे कमाने की बात होती है उसमें रोजाना, फिर अगले दिन कमाते भी हैं। छापने की बात होती है सर, छापने। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सूर्यदेव जी आपकी क्वेरी थी, बोलिए। सर ये मतलब फ्यूचर में आप मतलब NISM 8 में कमोडिटी भी सिखाएंगे क्या सर? कमोडिटी ट्रेडिंग? जब मैं आपको डेरिवेटिव सिखाऊंगा ना, तो चाहे कमोडिटी का डेरिवेटिव हो, चाहे फॉरेक्स का, चाहे इक्विटी का, काम सेम करता है। मैं तो आपको डेरिवेटिव सिखाऊंगा, बाकी चीजें आपकी मर्जी, आप किसमें घुसोगे, सब सेम काम करते हैं। ठीक है ना, मैं आपको डेरिवेटिव के रूल सिखाऊंगा, तीनों का डेरिवेटिव सेम होता है। और किसी की कोई क्वेरी हो तो बताइए, हैंड रेज कीजिए। सर अब तो फॉरेक्स तो करेंसी पेयर ट्रेडिंग तो बंद हो गया ना सर, वो सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उनको बस अलाउड है, बाकी को तो जनरल पब्लिक को अलाउड नहीं है सर। जनरल पब्लिक को बंद कर दिया गया है इंडिया में। हाँ इंडिया की बात करो। हाँ, बाहर वाले अकाउंट खोल लीजिए ना, अमेरिका में अकाउंट खोलिए, वहां पे डॉलर INR ट्रेड कर लीजिए फॉरेक्स का अकाउंट। रस्तोगी जी क्वेरी बोलिए। सर ये NISM 8 में जो बिटकॉइन वगैरह की ट्रेडिंग होती है, जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं, ये भी उसमें आएगा? बिटकॉइन इलीगल है, कब भाग जाएगा किसी, वो 20 लाख वाला हाल हो जाएगा। बिटकॉइन में ट्रेड मत कीजिए। बिटकॉइन को गवर्नमेंट ने मना किया है ट्रेड करने के लिए, कल को वो भाग गया तो आप केस नहीं कर पाओगे, साफ साफ कहा है फाइनेंस मिनिस्टर ने। जी सर, लेकिन बिटकॉइन मतलब क्या होता है, वर्चुअल करेंसी, और कैसे इसमें बनाने का धंधा है, कुछ भी नहीं होता। हमने एग्जांपल भी दिया था सर, वो बंदर की कहानी है। हाँ, ये बंदर वाली कहानी है, समझ लीजिए यही है बिटकॉइन वही बंदर है। ठीक है सर। और किसी की कोई क्वेरी? चलिए सर, वो आपकी वो एक ही चीज पूछ रहा सर, फिर गुड नाइट कर लेंगे। तो आपके दोस्त ने डाले थे वो गर्ग साहब ने कि वो पार्टनर चाहिए सारे इंडिया में।